तो अक्सर हम किताबों में पढ़ते रहे हैं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या मौजूद है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्ट्स में ये पता चला है, कई अनुमानों में ये बताया गया है कि जल्द ही भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा एक हालिया खबर ये भी आई है, चीन की सरकार द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं जिनमें यह बताया गया है कि पिछले एक साल में चीन की जनसंख्या में पहली बार कुछ कमी देखने को मिली है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी कमी की वजह से चीन की सरकार इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की, हमने समझा कि क्या रिपोर्ट सामने आई है, चीन की सरकार ने क्या आंकड़े पेश किए हैं। इसके बाद जानेंगे कि आखिर चीन में जो जनसंख्या आंकड़ों का इतिहास क्या रहा है, चीन में जनसंख्या किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से कम हुई है, उसको जानेंगे। इसके अलावा जो जनसंख्या घट रही है उसके क्या आंकड़े सामने आए हैं, इसकी वजह से घटती आबादी को लेकर चीन की सरकार इतना परेशान क्यों है और इस संदर्भ में भारत के सामने किस तरह के अवसर मौजूद हैं, उन अवसरों पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। इसके अलावा आज का जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जनसंख्या जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चीन में जनसंख्या के आंकड़ों का जो इतिहास रहा है, जनसंख्या में उतार चढ़ाव का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को समझते हैं। तो हम जानते हैं कि साल 1949 में इस कहानी की शुरुआत होती है जब वहां पर कम्युनिस्ट सरकार द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया जाता है। इस पूरी सरकार की गठन के लिए पहले एक क्रांति की जाती है और इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं माओ जेडोंग। अब क्योंकि क्रांति का नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे तो जाहिर तौर पर जो नई सरकार गठित की गई उस सरकार का नेतृत्व भी माओ जेडोंग को ही दिया गया। लेकिन माओ जेडोंग का यह मानना था कि चीन में जनसंख्या को पर बहुत ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, चीन में जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तभी वो दुनिया पर कब्जा कर सकेंगे, तभी उनका आर्थिक विकास बढ़ेगा और तभी सैन्य रूप से भी वो मजबूत हो सकेंगे, क्योंकि उस वक्त सैन्य ताकत के मामले में चीन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। तो इसी वजह से माओ ने वहां पर जनसंख्या को बढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि माओ का मानना था कि इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और चीन के पास इतने ज्यादा संसाधन मौजूद हैं कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से भी चीन की सरकार पर कोई दबाव देखने को नहीं मिलेगा। और इसी वजह से चीन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। साल 1953 आते आते चीन की जो कुल जनसंख्या थी वो 580 मिलियन तक पहुंच गई थी। इस दौरान क्यों बढ़ी जनसंख्या? क्योंकि एक तो वहां के लोगों को स्थायी सरकार मिली, वहां पर शांति स्थापित की गई, इसके अलावा वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिला, लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिला। तो इन्हीं वजह से चीन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो वहां की सरकार के सामने चुनौतियां भी आने लगी, क्योंकि संसाधन तो सीमित थे और इन्हीं सीमित संसाधनों में लोगों को तमाम सुविधाएं देनी थी, लोगों को रोजगार देने थे। तो इस तरह की तमाम जब चुनौतियां वहां की सरकार के सामने आने लगी तो उस समय सरकार ने 1950 का दशक, जब 1950 के दशक की मध्य में वहां की सरकार ने, चीन की सरकार ने कुछ जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को लागू करना शुरू किया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास बहुत ज्यादा सफल साबित नहीं हुए और यही वजह है कि साल 1980 आते आते साल 1980 तक चीन की जनसंख्या जो है वो 1 बिलियन तक पहुंच गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन की सरकार द्वारा एक नीति को पेश किया गया, जिस नीति को आज हम वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इस नीति के तहत मुख्य तौर पर चीन की सरकार ने वहां के सभी नागरिकों को ये सख्त हिदायत दी थी कि वहां के सभी लोग केवल एक ही बच्चा पैदा करेंगे। तो इस तरह के सख्त नियमों को लागू किया गया था और इन नियमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़ी पॉलिसी अपनाई गई। लोगों पर इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया, लोगों को जबरन गर्भपात करने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह की पॉलिसी भी अपनाई गई और इस पॉलिसी का परिणाम ये रहा, कई रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया था कि इस पॉलिसी की वजह से चीन में तकरीबन 400 मिलियन बच्चों को जन्म लेने से रोका गया था। यानी जाहिर तौर पर चीन की जो सरकार है, चीन का जो प्रशासन है,
वो इस पूरी नीति को सफल नीति के तौर पर पेश करती है। लेकिन इस नीति का एक नकारात्मक परिणाम ये रहा कि इस नीति की वजह से धीरे धीरे चीन की जनसंख्या बहुत कम होने लगी और चीन की जनसंख्या में भी जो कार्यशील लोगों की संख्या थी, जो काम करने वाले लोगों की संख्या थी, वो संख्या और ज्यादा कम होने लगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में चीन की सरकार द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर टू चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया। लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिसी भी बहुत असफल साबित हुई। इस पॉलिसी की वजह से भी चीन की जनसंख्या में कोई सुधार नहीं आया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में बीते दिनों चीन की सरकार द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात की गई है। यानी अब चीन की सरकार वहां के नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देगी। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में चीन की जनसंख्या में कैसे बढ़ोतरी हुई और उस बढ़ोतरी के बाद किस तरह की चीन की सरकार की नीतियां रही कि वहां पर हमें जनसंख्या में कमी देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं और चीन की घटती जनसंख्या पर बात करते हैं। तो हाल ही में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, यानी जो वहां पर तमाम आंकड़े एकत्रित करता है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन की जनसंख्या में पिछले एक वर्ष में साल 2021 की तुलना में साल 2022 में जनसंख्या में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2021 में चीन की जनसंख्या तकरीबन 1412.6 मिलियन के आसपास थी, जो कि साल 2022 आते आते 1411.8 मिलियन पर पहुंच गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरी अवधि के दौरान चीन की जनसंख्या में 8,50,000 की कमी देखने को मिली है, जो कि जाहिर तौर पर चीन की सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि ऐसा पिछले 6 दशक में, यानी पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की जनसंख्या में कमी देखने को मिली है और इसी वजह से चीन की सरकार बहुत ज्यादा चिंता में है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये कमी आई क्यों है? तो इस कमी के कारणों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती है। तो किसी देश की जनसंख्या तब बढ़ती है जब वहां पर पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और मरने वाले लोगों की संख्या कम होती है, यानी लोगों की मौत कम होती है और लोग पैदा ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से उस देश की जनसंख्या में सुधार देखने को मिलता है, उस देश की जनसंख्या में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन अब चीन के साथ स्थिति ये हो रही है कि चीन में मरने वाले लोगों की संख्या तो कम है ही, लेकिन वहां पर पैदा होने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसी की वजह से चीन की जनसंख्या में हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में चीन में जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, उस फर्टिलिटी रेट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औसत महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। इसी दर को, इसी रेट को फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। साल 1950 में, यानी जब चीन की सरकार स्थापित की गई थी, जब चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया गया था, तब चीन में फर्टिलिटी रेट तकरीबन 5.8 के आसपास था। यानी उस समय चीन में एक महिला 5 से 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। लेकिन 1980 में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, तो इसके बाद से, इस पॉलिसी के परिणाम स्वरूप 1991 के बाद से चीन में लगातार फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है और वर्तमान समय में साल 2020 की जनगणना ये बताती है कि मौजूदा समय में चीन में जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 पर पहुंच गया है। यानी वर्तमान समय में चीन में जो एक महिला है, जो एक औसत महिला है, वो 1.3 बच्चों को ही जन्म दे रही है, यानी 1 से 2 बच्चों को ही जन्म दे रही है। जबकि जो रिप्लेसमेंट रेट होता है, जो प्रतिस्थापन दर है, वो 2.1 मानी जाती है। यानी यदि किसी देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होगा, तभी वहां की जनसंख्या समान अनुपात में बढ़ सकेगी। यानी 2.1 जब किसी देश में महिला 2 से 3 बच्चों को जन्म देगी, तभी उस देश में मरने वाले लोगों की संख्या को कवर किया जा सकेगा। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो रहा। चीन में प्रजनन दर कम होती जा रही है। यही वजह है कि चीन में हमें जनसंख्या में इस साल गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो बात हुई चीन की संख्या में गिरावट की। अब घटती आबादी की वजह से चीन की सरकार परेशान क्यों है, चिंता का कारण क्यों बना है, उसकी बात करते हैं। तो ये पूरा विषय चिंता का कारण बना है क्योंकि इस पूरे विषय के कारण, घटती आबादी के कारण, चीन में कार्यशील लोगों की जनसंख्या में भी कमी आ रही है। यानी ऐसे लोगों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है जो कि काम करने में सक्षम है। 20 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र तक के लोगों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से चीन की सरकार
चिंतित है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1987 में चीन की कुल जनसंख्या में 20 से 59 आयु वर्ग के लोगों की जो संख्या थी वो 50% के आसपास थी, जो कि साल 2011 में 61.5% के आसपास पहुंच गई। यानी साल 2011 में चीन की जो कुल जनसंख्या थी, उस कुल जनसंख्या में काम करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 61% से भी ज्यादा थी। यानी जाहिर तौर पर चीन के पास एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद था, जिसकी वजह से चीन के पास काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। चीन के पास जो श्रम शक्ति थी वो ज्यादा मौजूद थी। लोगों ने ज्यादा काम किया और इस ज्यादा काम करने की वजह से वहां की सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। और इसका परिणाम ये रहा कि चीन में हमें विकास भी ज्यादा देखने को मिला। और यही वजह है कि इसके आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन में साल 2011 और उसके आसपास हमें बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला था। लेकिन अब पिछले कुछ समय में चीन की जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या में काम करने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी आ रही है। और इसके दूसरा पक्ष ये है कि चीन में अब बुजुर्गों की संख्या, यानी सीनियर सिटीजन्स की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। तो अब चीन में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि एक तरफ चीन में श्रम शक्ति कम है, चीन में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, तो राजस्व कम आ रहा है। दूसरी ओर चीन में आश्रित लोगों की संख्या ज्यादा है, निर्भर डिपेंडेंट लोगों की संख्या ज्यादा है चीन में। इसकी वजह से चीन की सरकार पर पेंशन का भार बढ़ गया है, चीन की सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भार बढ़ गया है। तो चीन की सरकार को राजस्व कम मिल रहा है और चीन की सरकार को अपने नागरिकों पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि मौजूदा समय में चीन की सरकार इतनी ज्यादा चिंतित हो गई है। अब यहाँ एक पक्ष इसका यह भी हो सकता है कि ये पूरा विषय भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, भारत को इससे क्या लाभ मिल सकता है। तो भारत को इससे लाभ ये मिल सकता है कि बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुमान जारी किया था। इस अनुमान में यह बताया गया था कि जल्द ही भारत अपनी पूरी आबादी के साथ चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगा, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत की जो जनसंख्या होगी वो 1428.6 मिलियन पर पहुंच जाएगी, जो कि चीन की जनसंख्या से बहुत ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर भारत में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसकी वजह से काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, कार्यशील लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और जब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो इसका परिणाम ये होगा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं तकनीकी भाषा में। तो ये तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हुई कि भारत को जल्द ही अपनी जनसंख्या की वजह से बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ इसका एक पक्ष ये भी है कि पिछले कुछ समय में भारत के प्रजनन दर में भी कमी देखने को मिली है। ये कमी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि भारत की जनसंख्या बहुत जल्दी कम हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत की जनसंख्या को कम होने में अभी 40 साल और लगेंगे। 40 साल बाद जब भारत की जनसंख्या तकरीबन 1.7 बिलियन पर पहुंच जाएगी, तब इस स्तर से भारत की जनसंख्या में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी भारत के पास एक बहुत लंबा समय विकास करने के लिए पड़ा हुआ है। कई रिपोर्ट्स का यह मानना है कि साल 2030 के मध्य तक भारत में जो कार्यशील जनसंख्या की आबादी है, जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, वो 57% से भी ज्यादा हो जाएगी। कुल जनसंख्या का 57% हिस्सा काम करने वाला होगा। तो भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कैपिटल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी स्थिति है ये भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी और भारत को 1940 के दशक तक बहुत महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश मिलेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त होगा। जैसा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड चीन को 1980 से साल 2015 की अवधि के बीच प्राप्त हुआ था। तो जाहिर तौर पर ये पूरी जो स्थिति है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। लेकिन इसका लाभ भारत को केवल तब मिलेगा जब भारत सरकार और भारत के जो नीति निर्माता हैं वो भारत में मौजूद जो ये जो शक्ति है, जो युवाओं की शक्ति है, उस शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकेगी। और सही इस्तेमाल करने के लिए हमें युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। क्योंकि यदि इस शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है
तो पूरी युवा शक्ति अपना गलत इस्तेमाल करेगी। अपराध की संख्या भी बढ़ सकती है इसकी वजह से। तो युवाओं की शक्ति को सही जगह पर चैनलाइज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की भी जरूरत है, ताकि हम अपनी मृत्यु दर को कम कर सकें। जब मृत्यु दर कम होगी तो युवाओं की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो बात हुई कि भारत को किस तरह से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत के पास अपनी कार्यशील जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए एक विशेष अवसर मौजूद है। हालांकि इसके लिए युवा शक्ति का सही उपयोग किया जाना आवश्यक है। आपको कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी आपको बताना है कि किस तरह से भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का, जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी इस अवसर का लाभ केवल तभी मिलेगा जब भारत सरकार इस संबंध में सही कदम उठाएगी। युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। आपको इस संदर्भ में अपने तथ्य पेश करने हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगी, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बीते कई दिनों से कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम है वो किस सेक्शन में आता है। तो अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव आता है, तो उस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको हमारे लाइव वाले सेक्शन में जाना होगा। जहां पर वीडियोस का सेक्शन आता है उसी के साथ में एक लाइव का सेक्शन भी आता है। आप उस सेक्शन में जाकर हमारे न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम को रोज 1 बजे देख सकते हैं, और जाहिर तौर पर ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।